साइंस गैलेक्सी के मंच पर एक बार पुनः स्वागत है आप सबका। हाई स्कूल में केमिस्ट्री में जो लेसन 2 है, अध्याय 2, जिसमें कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में सीखते हैं, तो आज उसका लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें आज हम समझेंगे विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके क्या गुण हैं और इसके क्या उपयोग हैं। इससे पहले लेक्चर्स में हम ढेर सारे केमिकल्स के बारे में पढ़े हैं, ढेर सारे लवण के बारे में पढ़े हैं, बनाने की विधियां और उसके उपयोग। आज हम लोग सीखेंगे विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण कैसे बनाते हैं, क्या इसका अणुभार होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, व्यापारिक नाम क्या है, सब कुछ आज हम विस्तार से सीखने वाले हैं। चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। मुख्य नाम इसका कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट है, या एक और नाम से जानते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम के भी नाम से जाना जाता है, और एक नाम है क्लोरीनेटेड लाइम। ये तीन तो इसके रासायनिक नाम हैं, जिसमें हमने बताया कि कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट ये ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है और ये अक्सर करके परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है। इसके अलावा व्यापारिक नाम की अगर हम बात करें तो व्यापारिक नाम इसका ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, और विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम भी पूछे जा सकते हैं कि व्यापारिक नाम क्या है, व्यवसायिक नाम क्या है और रासायनिक नाम क्या है। अब बात आती है इस विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है। तो अणुसूत्र होता है CaOCl2। इसी अणुसूत्र को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं CaOCl और Cl। ऐसे भी लिखा हुआ कहीं अगर मिल जाए तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है इसका मॉलिक्यूलर वेट, यानी इसका अणुभार कितना होता है। तो अणुभार देखिए, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, तो हमारा कैल्शियम हमने लिख लिया 40, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, और इसके कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो 35.5 को जो हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा, 127 हो जाएगा। तो इस प्रकार से विरंजक चूर्ण का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 127 आया। अब इतना जानने के बाद में हम लोग जानना ये चाहेंगे कि ये जो विरंजक चूर्ण है इसको कैसे बना सकते हैं, बनाने की विधि सीखेंगे। तो हाई स्कूल लेवल पर काफी शॉर्ट में इसको बताया जाता है और कम से कम है, जितना आपके सिलेबस में है मैं उतने को बता रहा हूँ। इसे हम शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बना सकते हैं। तो बुझा चूने का सूत्र होता है, बुझे चूने को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये बुझा चूना या शुष्क बुझा चूना है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी नाम से जानते हैं। और इस पर हम किस गैस को प्रोवाइड करें, क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करें, यानी Cl2 को, ठीक। तो क्या मिल जाता है, मिल जाता है आपको विरंजक चूर्ण, यानी CaOCl2, CaOCl2 मिलेगा। और प्लस देखो बचा क्या, एक ऑक्सीजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से बचते हैं, तो फिर हो जाएगा H2O, ठीक। ये है आपका विरंजक चूर्ण। नाम जरूर लिखते हैं, नाम लिखने से नंबर अच्छे मिल जाया करते हैं। ये आपका हो गया विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। और ये है आपका बुझा चूना, बुझा चूना, ठीक। तो इस प्रकार से हमने बनाने की विधि सीख ली। कैसे बनाते हैं, बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है, कैल्शियम क्या नाम विरंजक चूर्ण मिलता है और जल बनता है। इसके बाद में अब हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, यानी इसके भौतिक गुण क्या हैं। तो भौतिक गुणों में सबसे पहले बात आती है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, और जल में अल्प विलय होता है। जल में क्या होता है, अल्प विलय होता है।
अल्प विलेयता का कारण क्या है? क्योंकि इसमें कुछ अन्य अशुद्धियां भी घुली रहती हैं, इसलिए यह जल में अल्प विलेय होता है। लेकिन इसका अगर जब जल में विलयन बन ही जाता है तो उसका जलीय विलयन कैसा होता है? दूधिया रंग का होता है, बिल्कुल दूध जैसा मालूम पड़ता है। तो इसका जलीय विलयन कैसा होता है? दूधिया होता है। और खास बात एक और है कि इसमें क्लोरीन यानी Cl2 की गंध आती है, क्लोरीन जैसी गंध आती है, तो इसको हम गंध से भी आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, इतने तो रहे इसके भौतिक गुण। अब हम लोग सीखेंगे इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, तो अगर हम विरंजक चूर्ण को कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करें तो फिर ऐसा करने पर क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो कोबाल्ट क्लोराइड का सूत्र COCl2 होता है और विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2। तो इसी विरंजक चूर्ण पर हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं कोबाल्ट क्लोराइड की। तो ये हो जाएगा CaOCl2, ये तो हो गया विरंजक चूर्ण। और इसको हम गर्म कर देते हैं किसकी उपस्थिति में? कोबाल्ट क्लोराइड COCl2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इसको हम हीट कर दें, ऐसा करने पर हमें मिल जाता है कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस मिलेगी। इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लें तो हो जाएगा 2CaCl2 प्लस O2 यानी कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, यह है आपका विरंजक चूर्ण। तो जरा नोट कर लेते हैं इस रिएक्शन को। विरंजक चूर्ण, ठीक, ये ऑक्सीजन गैस मिल गई, ऑक्सीजन। अच्छा, अब एक और दूसरी रिएक्शन महत्वपूर्ण है। दूसरी रिएक्शन है कि अगर इसको हम जल के साथ में मिला करके गर्म करते हैं तो ऐसा करने पर कौन सी गैस मिलती है? क्लोरीन गैस मिलती है। इस रिएक्शन को भी लिख लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र तो यही हो जाएगा। तो CaOCl2 प्लस H2O, इसको जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पर मिल जाएगा, यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा यानी CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मिलती है क्लोरीन गैस यानी Cl2, और मिलती है क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक, क्लोरीन। और ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो विरंजक चूर्ण है ही, तो नाम ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। तो इस प्रकार से ऊष्मा के प्रभाव में आपने ये 2 रिएक्शन देखे। अब हम देखते हैं क्या यह अम्लों से क्रिया कर लेता है? तो जी बिल्कुल, ये अम्लों से भी क्रिया कर लेता है। और अगर हम इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया दिखाएं तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कुछ इस प्रकार से है। विरंजक चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइपोक्लोरस अम्ल सबसे पहले बनाता है, हाइपोक्लोरस अम्ल, ठीक, इसका सूत्र होता है OHCl। और फिर ये हाइपोक्लोरस अम्ल अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर के क्या बनाता है? नवजात ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है? नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन बहुत एक्टिव ऑक्सीजन होती है, बहुत क्रियाशील होती है। यह नवजात ऑक्सीजन वनस्पतियां हैं या रंगीन पदार्थ हैं, उनको ऑक्सीकृत कर देती है या उनके साथ में ऑक्सीकरण की क्रिया कर लेती है। और ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? रंगहीन पदार्थ बन जाता है, यानी उसका रंग उड़ा देती है। नवजात ऑक्सीजन प्लस रंगीन पदार्थ बराबर रंगहीन पदार्थ, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लें तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। 2CaOCl2 प्लस H2SO4, H2SO4 ये होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। रिएक्शन के फलस्वरूप आपको मिलेगा कैल्शियम का सल्फेट मिलेगा यानी CaSO4 मिलेगा, कैल्शियम का सल्फेट प्लस कैल्शियम का क्लोराइड मिलेगा यानी CaCl2 मिलेगा, CaCl2 मिलेगा, और प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र हमने बताया आपको HOCl होता है।
जरा चेक कर लें क्या रिएक्शन बैलेंस है। तो देखिए कैल्शियम के कितने इधर हैं, इधर 2 परमाणु हैं, इधर कैल्शियम का एक और एक 2, सल्फेट का एक इधर है, सल्फेट का एक इधर है, क्लोराइड के 2 हैं और 2 से गुणा किया तो 4 परमाणु हो गए, क्लोराइड के 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, 4 हो गए क्लोरीन। अब यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन ये वाले और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, तो रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस है। इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या नाम बताया गया, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक, अब ये हाइपोक्लोरस अम्ल क्या होता है, ये टूट जाता है और बनाता है नवजात ऑक्सीजन। तो ये हम सेकंड रिएक्शन इसकी लिख रहे हैं, HOCl जो है वो टूट जाता है और बनाता है HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन, जिसको हम परमाणु ऑक्सीजन भी कहते हैं। परमाणु ऑक्सीजन बहुत क्रियाशील होती है, इसलिए इसको हम बड़े कोष्ठक में लिखा करते हैं, लिखने का एक ढंग होता है। तो ये बन गई आपकी नवजात ऑक्सीजन। क्या है, नवजात ऑक्सीजन बन जाती है। अब फिर अगली रिएक्शन हम दिखाते हैं कि रंगीन पदार्थ कोई भी हो और प्लस अगर ये हम परमाणु ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन ले लेते हैं तो इसकी क्रिया के फलस्वरूप बन जाता है रंगहीन पदार्थ। क्या बन जाता है, रंगहीन पदार्थ बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन विरंजन की क्रिया अगर कहीं पूछ जाती है कि विरंजक गुण लिखिए, तो विरंजक गुणों में हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक, तो रंगीन पदार्थ प्लस O बराबर रंगहीन पदार्थ। इसके बाद में एक और रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, तीसरे रिएक्शन, इसको हम CO2 से भी रिएक्शन दिखा सकते हैं। CO2 से क्रिया कराने पर बन जाता है कैल्शियम का कार्बोनेट। तो चलिए इस रिएक्शन को भी समझ लेते हैं। तो इसको हमने डाल दिया रिएक्शन नंबर 2, इसको हम डाल रहे हैं रिएक्शन नंबर 3। तो CO2 से क्रिया में इसको भी हम लोग दिखा देते हैं। तो CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे क्या बन जाएगा, कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा, यानी CaCO3 बन जाएगा, CaCO3 कैल्शियम का कार्बोनेट। और देखिए अब क्या बचेगा, अब आपके पास बचता है Cl2, तो प्लस क्लोरीन गैस यहां से भी मिल जाया करती है। यह है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, काफी महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब हम लोग सीखेंगे इसके बाद में इसके यूजेज क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके उपयोग क्या हैं। तो उपयोग में जैसा कि हम जानते हैं, ज्यादातर इसका सभी बच्चे जानते होंगे कि कपड़ा धोने में, कागज में, जूट में, लकड़ी आदि को रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी इसका विरंजन की क्रिया में इसका मुख्य उपयोग होता है। किसका, विरंजक चूर्ण, विरंजन यानी रंग को हटा देना, डिलीट कर देना। और दूसरा इसका उपयोग है जीवाणुनाशक के रूप में, जल के शुद्धिकरण में। अब तो खैर कुएं वगैरह बहुत कम रह गए हैं, लेकिन आज के अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो गांव में पीने का पानी जो है वो कुओं से लिया जाता था। और बारिश के दिनों में कुएं में छोटे छोटे कीड़े, लाल रंग के कीड़े हो जाया करते थे, तो उनको मारने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था। तो उससे जल शुद्ध हो जाया करता था। तो जीवाणुनाशक के रूप में, जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। और चीनी को सफेद, जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा कि यह विरंजन की क्रिया नहीं है, कोई भी रंगीन पदार्थ होगा उसको रंगहीन कर देता है। तो चीनी को सफेद करने में भी इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उपयोग है कि क्लोरोफार्म के निर्माण में। अब क्लोरोफार्म का निर्माण कैसे होता है, तो या तो हम एल्कोहल ले लें या फिर एसीटोन, इनकी जब हम जल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो फिर क्या बनता है, क्लोरोफार्म बनता है। और एक महत्वपूर्ण उपयोग है कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज।
तो आप लोगों ने ये टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया। नोट्स जरूर बनाया करें। लिखने का अभ्यास जितना ही अधिक करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आता है और नंबर अच्छे मिला करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों में, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कमेंट करके बताइए आपका वीडियो ये आज का हमारा कैसा लगा, ये जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।